मैं जो बुरखे में रहती हूँ फुल तो नोज पीस भी रहता मेरे को चलाते इस टाइम। तो वो नोज पीस को देख के वो लोग हाँ बुकिंग कैंसिल कर देते। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। आज क्या हमारे मेहमान से मिलिए। रुखसाना बाजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। पहला ख्याल कब आया था कि आप ऑटो चला सकती हैं? जब तक मेरे शौहर थे तो मैं बाहर भी नहीं निकली कभी, लेकिन शौहर के गुजर जाने के बाद मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी आ गई मेरे ऊपर। अल्लाह है हिम्मत देता मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस निकल जाती हूँ। क्या बोला, मेरे आंखों में पानी आ रहा बोल रही तो आपको मतलब एक डर है आपके अंदर भी? है, रहता भी डर, क्योंकि हालात ही जैसे है। इन 6 सालों में सबसे खराब वाकया कौन सा गुजरा आपकी जिंदगी में? मेरा ऑपरेशन जो है ना उस्मानिया हॉस्पिटल में हुआ था जी। तो इंतकाल हो गया, बल्कि कपड़ा तक डाल दिए थे मुंह पे। कभी बाजी ऐसा ख्याल आया दिल में कि काश मैं पढ़ी लिखी होती? पढ़ी लिखी भी रही भी तो माँ, पढ़े लिखों को भी कहाँ नौकरी मिल रही आजकल। लोग कहते हैं कि इस्लाम तो औरतों को दबा के रखता है घर के किसी कोने में। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अज़ल से अगर आप देखें तो एक औरत का क्या किरदार रहा है जिंदगी में। मर्द का पहला घर, उसी की गोद में पहला मदरसा, फिर उसके बाद ज़िंदगी के हर मोड़ पर कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में, तो फिर कभी बीवी के रूप में, हर जगह एक औरत का किरदार हम तमाम की ज़िंदगी में बहुत अहम रहा है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, किसी फिल्म का मशहूर डायलॉग। मगर असल ज़िंदगी में इसकी तर्जुमानी क्या हो, अगर वो देखना हो तो आप आज क्या हमारे मेहमान से मिलिए। रुखसाना बाजी जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। जी हाँ, एक हिजाबी खातून जो ऑटो चलाती हैं, ये हैदराबाद से हैं। तो आज इनकी हम लोग कहानी सुनेंगे और वो एक इनकलाब जो आप कह सकते हैं कि इस आज के समाजी दौर में इन्होंने बर्पा किया है अपने ज़रिए से। इनकी हर वो चीज़, ज़िंदगी का हर पहलू जो किसी के लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, आज हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका रुखसाना बाजी। उम्मीद आप खैरियत से होंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही रहेगा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? ऐसे क्या हालात थे ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको ऑटो चलाना पड़ा? हालात ऐसे थे, जब तक मेरे शौहर थे तो मैं बाहर भी नहीं निकली कभी, लेकिन शौहर के गुजर जाने के बाद मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी आ गई मेरे ऊपर। मैं चाहती थी कि उनको अच्छा पढ़ाना लिखाना, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना। इसीलिए लोगों के घर में जाके बर्तन धोना, कपड़े धोना या फिर कोई वर्क ऐसा करना, उससे तो लाख दर्द है। ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड में अपने को बचत भी अच्छा है और क्या है, अपने को इज्जत की कमाई भी है। किसी का कुछ सुनने का भी नहीं, अपने दिल में जब आया अपन लेके निकल सकते, ऑटो कमा सकते। इसलिए मेरे को ये बेस्ट दिखा लेडीज के लिए, तो इसलिए मैं ये फील्ड में आई और माशाल्लाह जी अच्छा मेरे बच्चों को भी मैं ये रिकवर करी। पहला ख्याल कब आया था कि आप ऑटो चला सकती हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं आता होगा ना। नहीं आता था, लेकिन हमको ट्रेनिंग दिए दारुसलाम में, जो लेडीज का हौसला बढ़ाए। तो मैं भी पहले सोचती थी कि शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी चलो देखेंगे बोल के मैं आई और देखी तो मेरे को ये करने की कोशिश करी और कर भी ली। और मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो ये फील्ड में है, आज ऑटो चला रहे। कल 2 थे, आज 10 है पूरे अपने हैदराबाद में। माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे लोग, भी ऑटो चला के खुश है, अपना ओन ऑटो भी खरीद लिए। आप पहली थी या आपसे पहले भी कोई ऐसी खातून थी जो ऑटो चलाती थी? नहीं, मेरे से पहले एक खातून थी जो तेलुगु में थी, उन्होंने मीना नाम था उनका। अच्छा अच्छा, हिजाबी खातून आप पहली हैं? हाँ जी। तो कितना फख्र होता है, कितना नाज होता है इस बात का कि आप वो काम कर रही हैं जिससे आपकी आने वाली नस्लें पूरी सुधर जाएंगी। आप अपने बच्चों की तालीम का भी देख रही हैं, आप अपना घर चला रही हैं। तो अपने आप में ये कैसा एक एक्सपीरियंस होता है आपके लिए? ये देखिए, शुरू में तो हर कोई इसके अगेंस्ट था, घर वाले, फैमिली, भाया बहना, लेकिन धीरे धीरे मैं जो इज्जत से जो नकाब लगा के ऑटो चलाते हैं फुल बुरखे में, तो जब उन लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद इन्हें सही है,
उसके बाद मैं वो लोग भी कुछ भी बोलना बंद कर दिया। और मैं कई सारे लड़कियों को ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ ऑटो की। ऑटो चलाने के लिए? जी, वाह। ये दारुसलाम में खुद आके मैं यहीं पे ट्रेनिंग दी, और बाहर भी जो है मुगलपुरा ग्राउंड में भी ट्रेनिंग दी लेडीज को। आज वो लेडीज लाइसेंस लेके वो लोग भी ऑटो फील्ड में आए और चला रहे। शुरुआत में कितनी कड़वी बातें सुनने मिली? बहुत मिली, बहुत। कोई कुछ बोल देता था तो कोई कुछ बोल, अरे आदमियां तो अक्सर ऑटो ड्राइवर तो आए दिन हमको परेशान करते थे, लेकिन आज हर कोई इज्जत कर रहे हमारी। परेशान करते थे मतलब कैसे? वो मतलब तो कुछ कहा जाता था? अरे तुम लोगों को क्या बस में हुआ क्या, अब ऑटो फील्ड में भी आ गए तुम लोग? अब ये चेक कमी थी हर जगह तो है, तुम अब ऑटो में भी आ गए क्या? ऐसा लेडीज को जब जहाज चला सकते, लेडीज ट्रेन चला सकते, तो कारां चला रहे, बाइकां चला रहे, तो ऑटो चलाने में क्या हर्ज है? ऑटो भी तो एक व्हीकल ही है ना। आपने ये जवाब दिया उनको? हाँ, मैं हर किसी को बोली और आगे बढ़ी। मैं कभी भी पीछे पलट के नहीं देखी। जब मैं आगे निकलना शुरू करी, सोच ली कि यही सही है, तो वाकई आज मेरे को ये बहुत इसमें ही मेरे को हर तरीके का सुकून और फायदा है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे को 2 बच्चे हैं, दोनों भी बेटे हैं। अभी मैं कौन सी उनकी क्लास में पढ़ाई वो पढ़ रही हैं? बड़े जनों की अब शादी करी मैं, और छोटे जनों की अभी पढ़े, कॉलेज कर रहे हो ना। अच्छा, तो बच्चों की तरफ से कभी मुखालिफत मिली या बच्चों का क्या फीडबैक रहा? नहीं, बच्चे जो है उनको बहुत वो मिलता था कि वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे कि मम्मी क्या कर रहे हैं आज हमारे मम्मी। वाह मम्मी, हम ना तुम्हारे साथ है, हमेशा ना मेरे साथ। कई बार मेरे साथ भी आए लोग, देखे भी। मैं कहीं भी जाना भी रहा तो मैं उन लोगों को भी लेके जाती हूँ ना, बहुत अच्छा दिखता है उन लोगों को। ओला हंसते, उन लोगों को भी मैं सिखाई ऑटो चलाना। ओला मेरे को चला के लेके जाते, कभी मैं उन लोगों को चला के एंजॉय भी कर लेते हम अम्मा बच्चे। अच्छा है हम लोगों की फैमिली में। इन्हों रहते तो शायद अच्छा रहता था, लेकिन हमारे घर वाले जो गुजर गए उसके बाद ही मैं जो है ऑटो का डिसीजन ली थी। अभी आपको लगता है कि अगर आपके शौहर बाहयात होते, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो आपको वो कभी ये काम करने देते? नहीं देते थे, हरगिज नहीं देते थे उन्होंने। लेकिन अगर आज के जैसा दौर अगर उन्होंने मेरे को चलाते हुए देखते, अगर इसमें वो रहता तो शायद उन्होंने भी यही लाइन में आ जाते थे। वाकई अच्छा है ये, सही भी बोलते। हर चीज से तो इसमें बचत अच्छी है ऑटो लाइन में, फील्ड में। इंसान क्या है, कैसा भी 2000 तो कमा ही लेते रोज के, अगर कंटिन्यू सुबह से स्टार्ट करे तो। वैसे आपके दिन भर का कितना टाइम आप देती हैं ऑटो चलाने में? सुबह कब से शुरू होता है, शाम कब खत्म? मैं सुबह में 11 बजे ऐसा बच्चों को स्कूल को 2-4 घर के आजू बाजू वालों को बच्चों के स्कूल छोड़ती हूँ मैं। तो उन लोगों को छोड़ के करके फिर घर में आ जाती हूँ। फिर 11-12 बजे निकलती हूँ, तो उबर और रैपिडो चलाती हूँ। उसके बाद मैं 6 बजे 7 बजे ऐसा बंद कर देती हूँ। मतलब अंधेरा होने तक? हाँ। रात में आपने कभी चलाने का सोचा? नहीं चलाई, रात में कभी भी नहीं चलाई। मेरे को कई गोल्डो घर में मेरे को किचन का भी रहता, पकाना करना, मैं इसलिए रात में नहीं चलाई कभी भी। ये ऑटो का पूरा काम खत्म करने के बाद अब घर का भी काम देखती हैं? जी, घर में भी पकाना पड़ता ना, खाने सालन सब, बच्चों के कपड़े धोना, वो करना सब रहता ना। जिम्मेदारी औरत को तो एक जिम्मेदारी हर चीज के है, घर का भी देखो, बाहर का भी करो। अल्लाह चाहे तो हर औरत को ये हिम्मत देना अल्लाह ताला। कभी औरत कोई क्या है किसी के घर में मजबूर होके मांगने ना जाए, लेकिन ये ऑटो लाइन में आ जाए बस हिम्मत करके, तो कोई भी ऐसा मजबूर नहीं रहता दुनिया में। तो ये जो रात का हिस्सा आप काम नहीं करती हैं, इसकी वजह यही है कि घर का काम आपको रहता है? घर का काम रहता, और रात में क्या है लेडीज को अच्छा भी नहीं रहता। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक डर है आपके अंदर भी? है, रहता भी डर, क्योंकि हालात ही जैसे है। लेकिन मैं दिन में तो कभी भी रुआब से गाड़ी चलाती हूँ, कोई भी किसी को कुछ बोलने के जैसा मैं आंसर भी नहीं रखती हूँ। मेरा मैं सिर्फ गाड़ी चलाती हूँ, हाँ या ना में जवाब देती हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ पैसेंजर से। और मेरे को आईडी देख के ज्यादातर लेडीज पैसेंजर ही बुक करते। अच्छा, जेंट्स नहीं करते ज्यादा, क्योंकि मेरे नाम की आईडी है ना, रुखसाना बोल के। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा मर्द मिला हो जो आप ही के ऑटो में बैठ के आपके पीछे हंस रहा है या फिर आपको ताना दे रहा है, ऐसा कभी हुआ कोई कुछ?
नहीं, आज तक तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने बदतमीजी की ऐसा? हाँ, एक बाजुक से एक ड्राइवर जाते जाते वो मेरा मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। हाँ। हाँ, तो वो मजाक उड़ा रहा था कि कहीं को चला रहे, कहीं भी घुसा डालेंगे, टक्कर मार देंगे, ऐसा बोल रहा था। तो मैं भी उसको दिखाई कि मैं उसको कट मार के उसके आगे निकल के जाके दिखाई, और मैं चली गई, वो फंस गया भाई। ऐसा भी एक बार हुआ था ऐसा। एकदम मतलब मजबूत है आप फिर दिमागी तौर पर भी। रहना भी चाहिए, जो इंसान ड्राइवरिंग करता है उसको मजबूत रहना चाहिए। कोई मजबूत ना हो तो वो नहीं चला पाएगा, और ऑटो लेन में नहीं आ सकता। वो ऑटो लेन में वही इंसान आ सकता जिसका जो है दिमाग मजबूत, दिल पत्थर का हो, वो इंसान आगे बढ़ सकता जरूर इसमें। तो आपका दिल पत्थर का था या फिर आपने आपको बनाना पड़ा? बनाना पड़ा। पत्थर का दिल बना के घुस गई मैं इसके अंदर, और आज माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, सुकून में हूँ। रैपिडो उबर वगैरह आप इस्तेमाल करती हैं, तो उस पे कभी ऐसा हुआ कि एक आज के जो स्टीरियोटाइप्स हैं औरतों को लेके, खवातीन को लेके, आप भी जानती होंगी कि अगर एक औरत गाड़ी चला रही है, अगर वो टू व्हीलर ही क्यों ना है, स्कूटी भी क्यों ना है, तो लोग डरते हैं उससे कि कहीं सड़क पे ये कहीं भी नो एंट्री में घुसा देंगी, या फिर एक जो चीज़ कही जाती है कि औरतें तो पैर से ब्रेक मारती हैं। तो कभी आपके साथ ये हुआ कि सामने देखा, अरे नहीं भाई लेडी चला रही है, हम नहीं बैठेंगे इस पे? हुआ, कई सारे जगहों पे जो बुकिंग करते ना, कई सारे जगहों पे अक्सर जो है अपने, मतलब मैं जो बुरखे में रहती हूँ फुल, तो नोज पीस भी रहता मेरे को चलाते इस टाइम। तो वो नोज पीस को देख के कई सारे थोड़ा तेलुगु में ज्यादा वो लोग वहाँ बुकिंग कैंसिल कर देते, फिर से दूसरा ऑटो बुक कर लेते लोग। मैं जाके फिर वहां से समझ के पलट जाती। अब अपना फेस बता लेते हुए गाड़ी चला तो थोड़ा डरते होंगे वो लोग शायद, तो मैं भी कुछ भी ना बोलती हूँ। मजहब की बुनियाद पर भी हुआ? हाँ, हुआ, ऐसा होता, बहुत जगह होता। हाँ, नहीं बैठ, मुसलमान है नहीं बैठना, फिर फुल बुरखे में है बोल के लेडीज ही रहते, लेकिन बुकिंग कैंसिल कर देते, ऐसा भी होता। अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, दूसरा बुकिंग उठा लेते और वहां से निकल जाते। एक जो चीज है बाजी की, ये लोग कहते हैं कि इस्लाम तो औरतों को दबा के रखता है घर के किसी कोने में, तो आपको लगता है ऐसा? आप फिर क्यों चला रही हैं अगर आप मजहब इजाजत नहीं देता तो? अपने इस्लाम में ये चाहते कि हर औरत बच्ची आगे बढ़ना, कुछ करना। औरत बच्चियां कभी किसी घर में जल के नहीं मरना, कोई टेंशनों से नहीं मरना, किसी घर में कोई तकलीफ ना होना उनको, उन्होंने भी तरक्की करना। ये महंगाई के जमाने में क्या है, एक शौहर के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। अब कोई भी घर में एक शौहर कमाता, 4 बच्चों को पालता, तो उसके घर में वो गुजारा हो ही नहीं सकता। मजबूरन वो लेडीज को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता आगे जाके, चाहे वो 1 बच्चे के बाद हो या 2 बच्चे के बाद हो। तो इसलिए इस्लाम खुद अपने को इज्जत की जो है, कोई भी काम इज्जत का करने से कभी नहीं रोका। और मेरे ख्याल से ऑटो चलाना भी कोई इज्जत का ही काम है, कोई ऐसा बेइज्जती का नहीं है। अक्सर लेडीज के लिए, कॉलेज के बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी सेफ्टी है लेडीज ड्राइवर। तो अक्सर लोग बोलते हैं मेरे ऑटो में बैठ के, आपके साथ हम एक फोटो लेते ना, एक सेल्फी लेते ना, आपके साथ थोड़ा वीडियो शूट कर देना, हमको छोड़ रहे, हमको कितना इसमें हमको प्रोटेक्ट है, आप छोड़ रहे हमको, इतनी सेफ्टी है। लेडीज हो गए, हम लेडीज के ऑटो में जा रहे। कई लोग हमें को मेरी बच्ची को रोज कॉलेज क्यों छोड़ते, क्या आप दूर रहते हो लोग? जबकि मैं उनको जाके नहीं छोड़ सकती, उनके लिए मेरे को खाली जाना नहीं रहता, तो मैं इसलिए मना कर देती हूँ। अक्सर बंजारा है, यहाँ वहाँ के कई सारे से लोग रहते जो मेरे को फोन नंबर दे के जाते, क्या बोलते कि आप अगर मेरी बच्ची को छोड़े तो कॉलेज को बहुत अच्छा रहता, मेरी बच्ची को क्या है सेफ्टी रहती, एक लेडीज है बोल के मैं भी सुकून में रहती हूँ। लेकिन मैं हाँ तो बोलती हूँ, नंबर भी ले लेती हूँ, लेकिन उनको लेके जाने के लिए मेरे को एमटी जाना पड़ता दूर तक, तो इसलिए मैं उनको कॉल नहीं करती हूँ। ऐसे कई सारे लोग, गिनत लोग नंबर दिए मेरे को, कई घरों के पास के बच्चियों को छोड़ देती हूँ मैं, और वो लोग बहुत खुश होते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं कि आप है तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, हमारी जवान बच्ची है, हमको कोई एतराज, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, मैं सुकून से रहती हूँ। देखो आपके साथ बच्ची को खिंचा दे के बोलते हैं उनके मम्मी को, ऐसा है। तो लेडीज ड्राइवर ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। कभी बाजी ऐसा ख्याल आया दिल में कि काश मैं पढ़ी लिखी होती? पढ़ी लिखी भी रही भी तो माँ, पढ़े लिखों को भी कहाँ नौकरी मिल रही आजकल।
मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे को कहाँ ऐसे नौकरियां कहाँ मिलते, वो हर चीज को पैसा होना। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं भी 7th क्लास 8th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ मैं, हाँ। लेकिन हर चीज के लिए नौकरी में आजकल क्या है, डिग्री होना। कोई भी काम के लिए डिग्री होना जरूरी है। तो वो अपने पास कहाँ है डिग्री, नहीं तो नहीं, कम से कम 10th तो होना पड़ता ना। तो वो ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो मगर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कभी ऐसा कमी महसूस हुई, कभी पछतावा हुआ कि काश एक डिग्री मेरे पास भी होती, या फिर घर के हालात की वजह से आप नहीं पढ़ पाई? जब मेरे अब्बा को हम 4 बहना थे, बाबा हमारे बहुत बड़े 2 जनों के शादियां करके बहुत परेशान हो गए, कर्जों में बहुत मुब्तला हो गए थे। तो हम लोग को तो पढ़ा भी नहीं सके उन लोग जो है, और जहाँ तक हो सके मैं खुद ही से कुछ करना चाहती थी। तो मैं बचपन से, मेरे को टेलरिंग की बहुत ख्वाहिश थी, तो सेंटर को जाती थी मैं, सीवन सीख के मैं भी कुछ बनूंगी, टेलर बनूंगी, बड़ी ऐसा ख्वाहिश थी मेरी। पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरे से छोटे वाले पढ़ लिए उन्होंने, हिंदी पंडित बन गए, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था कुछ करने का, तो आज तक यहाँ आके बैठ गई मैं कुछ करने की चक्कर में। तो ऐसा भी हुआ। अगर मैं पढ़ी लिखी भी होती ना, तो भी मेरे को आर्ट और लाइन से कोई एतराज नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। और मेरे जो सिखाई मैं, उसमें से एक लेडीज है जो उन्होंने काफी पढ़े लिखे है, डिग्री तक करे हुए हैं उन्होंने। डिग्री करके उन्होंने आपसे ऑटो चलाना सीखे हो ना मेरे से, और बाहर जाके 8-10 साल रह के ही वो लेडीज वापिस आके ये फील्ड में, नाजिया नाम है उनका, ये फील्ड में उन्होंने ऑटो सीखे, और ये बजाज का ऑटो लिए परसों में। और माशाल्लाह बात करते रहते। एक और सलमा बोल के है, वो बच्ची की तो शादी नहीं हुई, उनके मदर को कुछ कैंसल है। वो बच्ची भी क्या है, अपनी मजबूरी में वो बोलती कि मैं शादी नहीं कर लूंगी मैडम, अपनी माँ का इलाज करवाना है। हाँ, अपनी माँ को देखूंगी मैं, जब तक मेरी माँ है तब तक मैं हूँ। तो मेरे को आर्ट फील्ड में रोज के 2000 मिलते। मैं अच्छे से अच्छा जॉब भी ढूंढ के देख ली, उसमें मेरे को 1500 से ज्यादा नहीं मिलते। ये ऑटो लाइन में अगर मैं मेहनत करी तो सारे दिन का मेरे को 2000 तो बचते कंपलसरी। तो मैं इसलिए जो है, मैं ऑटो सिखाओ मेरे को प्लीज, मैं लाइसेंस बना लेती हूँ बोल के रिकमेंड करे। तो उनका लाइसेंस भी मैं क्या है, किसी की मदद लेके उनका लाइसेंस तक बना के दूंगी, वो जो सलमा लेडीज है उनको। तो आज उन्होंने ऑटो लाइन में बहुत खुश है, ऑटो चलाते, दिन भर में 2000 के करीब कमाते। लेकिन उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, थोड़े दिन ही छोड़ा हो गया। तो वो आप गई थी उनकी मैयत? हाँ। क्या उनकी बेटी का क्या रिएक्शन? उनके अम्मी का गुजर गए, उनका एक भाई है कहते हैं, लेकिन वो भाई थोड़ा क्या है, थोड़ा पीने खाने वाले है, गलत शौक में मुब्तला, गलत शौकों में है। अब वो बच्ची क्या है, अपने ऊपर ही डिपेंड है, ऐसा है। तो वो अभी भी ऑटो ही चला रही है? ऑटो चला रहे अभी भी, चैलूम वगैरह हो गया सभी, अब उसके बाद फिर ऑटो पे ही है, ऑटो चला रहे। ऐसी कितनी स्टूडेंट्स हैं आपकी जो आपके हाथ से ऑटो चलाना सीख चुकी हैं? मेरे ख्याल से अभी परफेक्ट अब ऑटो लाइन में है बोले तो 5 है। वाह। बाकी के और बहुत सिखाई मैं, लेकिन लोग अन्याय 1-2 दिन में ऑटो फील्ड में आके हट गए, लोग नहीं चला सके। कोई उनके घर में उनके पेरेंट्स का दबाव था या किसी को हस्बैंड का दबाव था, तो ना नहीं चला सके। बहुत जाने सीखे ऐसा, तो लाइसेंस भी ले लिए, लेकिन फिर हट गए लोग। लेकिन ये 5 लेडीज है जो ये फील्ड में है और अब तक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे लोग भी। तो बाजी मतलब अभी भी आपको लगता है कि एक एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में इस चीज को लेकर? अब धीरे धीरे आराम नहीं था अब तक, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है मालूम, सब एक्सेप्ट कर रहे हल्लू हल्लू आराम से। ऐसा हुआ कि आपने बताया 2 बेटे हैं आपके, वो स्टैंड हो गए जिंदगी में, तो आप ये काम छोड़ देंगे फिर? देखिए, मेरा परसों थोड़े दिन पहले 6 महीने पहले किडनी का ऑपरेशन हुआ। आपका? हाँ, ओपन सर्जरी ऑपरेशन हुआ। लेकिन मैं फिर भी आज ऑटो पे हूँ, अपने आप को अच्छा कर ली। और मेरे बच्चे तो अब एतराज कर रहे, मम्मी अभी आराम करो, तुम 1 साल तक कुछ न को करो बोल के।
लेकिन मेरे को क्या है, थोड़ा घर के भी टेंशन है, मैं बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। वो लोग हाँ बोलते, लेकिन छोटे हैं लोग आगे, उनको अभी उतना मालूमात नहीं है जिंदगी और दुनिया के बारे में। इसलिए मैं क्या है, मेरे को खाली बैठ के चलाना है ना, उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा उतना स्ट्रेस भी नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए मैं निकल गई, फिर से थोड़ा अच्छी हो गई, मैं निकल गई। आराम कर लेती हैं बाजी, मतलब आपको अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इस खुद मुख्तारी की आपको आदत लग गई है वैसा नहीं, कि थोड़ा किसी पे मेरे डिपेंड को नहीं रहना है? वैसा नहीं माँ, घर में थोड़ा क्या है, घर का किराया, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, वो कौन बनेंगे? घर का किराया, आजकल घर के किराए बहुत ज्यादा हो गए ना, कहाँ से लाके बनेंगे वो लोगों को भी। सारी तकलीफें अगर आपकी दूर हो जाती तो आप भी चाहती हैं कि आराम करें थोड़ा सा? थोड़ा आराम करती थी मैं, अगर मेरे को ये टेंशन आने रहते। घर का किराया मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे को ही बनना पड़ता। एक ही बच्चा काम करता, उन्होंने जो है उतना नहीं उठा सकते, उन्होंने उनकी तनख्वाह उतनी नहीं है, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने पूरे अनपढ़ है, तो उन्होंने बोरवेल मैकेनिक है, उतना नहीं चलता उनका काम, कभी कभी चल जाता, कभी कभी नहीं चलता, ऐसा रहता। इसलिए घर के किराए की जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे को इसलिए मैं जितने दिन बैठी मेरे को खर्चा हो गया उतने दिन भी मालूम, बहुत नहीं बोलता भी। अभी एक 20-25 हज़ार का खर्चा है, मेरी जान को धीरे धीरे देना है उनको, इसलिए मेरे को भी क्या है, चलाना ही पड़ता। नहीं चला के अब बैठे तो अपने घर में कुछ नहीं होने वाला है। आपके शौहर की अल्लाह है हिम्मत देता मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस निकल जाती हूँ। क्या बोला, मेरे आंखों में पानी आ रहा, बोल रही तो आपको मगर नहीं बाजी, आपको बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप उन सारे लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं, जो आप सोचिए कि कोई एक लड़की अभी फिलहाल ये देख रही होगी, वो कहीं पे बैठी है कोने में और उसको लग रहा है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब वो कुछ कर नहीं सकती, और फिर वो आपको सुनती है और आपको देखती है, फिर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है कि नहीं, अगर रुखसानाबाजी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप तो मिसाल बन रही हैं, आपको इस पर गिरियाजारी की जरूरत नहीं है, कोई रोने की जरूरत नहीं है, आपको नाज करना चाहिए। मेरा ऑपरेशन जो है ना उस्मानिया हॉस्पिटल में हुआ था जी, तो इंतकाल हो गया बोल के कपड़ा तक डाल दिए थे मुंह पे, तो जो हाँ नहीं है नहीं बचे बोल के ओपन सर्जरी करे ना बड़ी, तो उसमें शुगर कुछ बढ़ गई बोल के लोग नहीं है बोल के कपड़ा तक डाल दिए थे। लेकिन बाद में फिर ये मेरे जो बहना है जो सोबा के रोने लगे, मेरा हाथ पकड़े तो ऐसा मेरी नस चल रही थी, तो वो जो चीखा मारे है न है बोल के थिएटर में, तो वापिस से डॉक्टर आके चेक करे, फिर लेके गए कहते हैं, फिर आईसीयू में लेके जाके जो है फिर से मेरे को ट्रीटमेंट करे। आज मैं जिंदा हूँ, मर के भी जिंदा। मतलब लिटरली आपको वापस से सफेद कपड़ा डाल दिए थे चेहरे पे, डाल के भी सब चले गए, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बोल दिए सबको के इनका नहीं है, नो गुजर गए बोल के। ये तो बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस वाला मामला है, हॉस्पिटल का है ये मामला, इतना बड़ा। तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की उस चीज की, या फिर आपके किसी घर वालों ने? मेरी हेल्थ ठीक हो गई, उसके बाद हमारे घर में है कौन, मेरे मदर का इंतकाल हो गया, फादर का इंतकाल हो गया, मेरे शौहर गुजर गए, कोई है ही नहीं, मेरे बड़े भाई गुजर गए। अब खानदान में ऐसे कोई रहे नहीं कि कुछ लड़े गए जैसा, इसलिए बोल के भी हम लोग क्या है, मैं ठीक हो गई, ये अल्लाह का शुक्र है। जब तो मेरे बच्चे भी और छोटे थे थोड़े। मतलब इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस का हादसा आपके साथ हो चुका है, आप खुद उसकी विक्टिम रही हैं, इसके बाद भी महज इसलिए कि आपके सपोर्ट में पीछे खड़ा नहीं है कोई, आपने लड़ाई नहीं लड़ी? नहीं लड़ी। मतलब आपको लगता है कि इन सब चीजों से कुछ हासिल भी नहीं होता? नहीं है माँ, कहाँ टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है हासिल। और मैं ऐसी हालत में मेरे को और कौन देखता, वो दवाखाने में तो भी मेरे को ठीक कर देते, अगर वहीं मैं लड़ ली तो फिर और मेरे को कहाँ लेके फिरते, कौन लेके फिरते, ये है ना बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए चुपचाप ट्रीटमेंट हो गया तो काफी है, अपन अच्छे हो गए, यही काफी है। आपके शौहर की वफात को कितना अरसा बीत चुका है अब तक? 6 साल हो गया। 6 साल। इन 6 सालों में कभी कोई दिन ऐसा गुजरा कि इतना मुश्किल रहा हो कि किसी कोने में बैठ के आप महज गिरियाजारी के अलावा कोई रास्ता ना नजर आया हो, एकदम टूट गई हो आप अंदर से? ऐसा बहुत बार हुआ, मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ कर लेते बैठ जाती हूँ, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते कि
भाई मेरी तकलीफ रहती, बहुत बार ऐसा होता, लेकिन अपन फिर से थोड़ा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता, कोई ना कोई जरिया बन जाते, जिंदगी ऐसी आगे बढ़ते रहती। इन 6 सालों में सबसे खराब वाकया कौन सा गुजरा आपकी जिंदगी में, जिसने जोड़ के रख दिया हो आपको अंदर से? हाँ, एक ऐसा दिन जब क्या है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम चारों तरफ से इधर से उधर से पैसे लेकर उन्होंने गाड़ी घुसा दिए थे, बहुत उनको मारा लगे थे, टाँके लगे थे जगह जगह। जब उन्होंने बहुत परेशान थे तो मैं कई सारे लोगों का ने पैसे पूछी, बदल मैं दे देती हूँ, ऑटो चला के दे देती हूँ, कहीं से भी नहीं मिले मेरे को, कहीं से नहीं मिले। उनके दवाइयों को पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि खाने को तक घर में कुछ भी नहीं था। पूरा एक दिन हम लोग वहाँ भूखे रहे, पूरा एक दिन। और उनके दवाइयाँ जब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं घरों में गेटों को खटके मार के लोगों से ऐसा पैसे लेके उनकी दवाइयाँ लाई थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। फिर ऐसा दिन नहीं आया जब भी मेरे को ज़रा परेशानी दिखती, मैं ऑटो लेके निकल जाती हूँ, और ऑटो में जरी देर में अपन 500-600 रुपये तो कमा ही लेते, 3-4 बुकिंग्स करने पे। अब सुकून में हूँ मैं, कोई टेंशन अब नहीं है वहाँ। मतलब आपने लोगों के दरवाजे तक खटखटाए, मगर महज इसलिए कि आप लौटा नहीं पाएंगे, इसलिए किसी ने मदद तक नहीं की। एक ऑटो ड्राइवर है, इनको कोई भी नहीं है, इनके हस्बैंड नहीं है, इनको क्या दिए तो इन्होंने क्या दिए, जैसे है बोले जैसा कोई भी अपनी हेल्प नहीं करे समझो। अगर कोई अच्छे पोजीशन पे अगर जॉब करती मैं तो शायद आपकी मदद करने 100 लोग आए। वही है बाजी। ये जो पैसा नाम की चीज है, आपको क्या लगता है कि इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत है इसकी? देखिए, पैसा जो हद से ज्यादा रहा तो भी एक परेशानी है, कम रहा तो भी परेशानी है। तो इंसान को जितना जरूरत है उतना भी मिल गया तो आजकल के जमाने में काफी है। अभी आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कह रही हैं कि जितना जरूरत हो उतना मिल जाए तो उसका बस उतना मिल गया अभी तो काफी है माँ। अब ज्यादा पैसा मिला तो भी हर एक टेंशन रहती, वो ये सब। इसलिए मैं तो बोलती हूँ जितना हो सके अपने को, अल्लाह ताला अपने को जितना रिस्क अपने किस्मत में लिखा है वो मिल रहा होता बस है, कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। बाजी, कोई ख्वाब था जिंदगी में कभी कुछ करने का? हाँ था, मेरे को बाहर जाने का, कुछ अच्छा पार्लर का ऐसा जॉब करने का बहुत ख्वाहिश था मेरे को, बाहर जाके। तो मेरे साथ के मेरे 2 फ्रेंड्स थे, कतर को जाके उन्होंने बहुत आगे बढ़े लोग, ये मेहंदी डिजाइनिंग के कोर्स में वो लोग बाहर गए, आज बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। तो मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे से नहीं हो सका जाना। मेरे जब अम्मी और अब्बा नहीं भी जाए तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। उसके बाद घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्टली थे मेरे, उन्होंने बाहर जाके कुछ करने भी नहीं देते थे, काम वाम। घर में रहो, जो है जैसा है उसमें चलाओ, नमाज़ा पढ़ लो, घर में रहो, इबादत करो, कुछ नहीं करना, बाहर जाना नहीं, गोशे में रहना, पर्दे में रहना, ऐसे थे घर वाले मेरे। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला उनको ले लेने के बाद थोड़ा उनको ऐसे मजबूरियाँ आ गए थे। असल तो उनका ये ऑटो था जो नया नया लिए थे, ऑटो को EMI बनना ज़रूरी था। एक EMI 2 EMI बनते ही उन्होंने गुजर गए। उसके बाद में EMI के कारण ऑटो किसी को दिए तो भी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं खुद चला के जो है ऑटो को मेंटेन करी। अच्छा, मतलब EMI भी बनी। ये ऑटो किसको मिला था? घर वालों को, मेरे, आपके शौहर को? जी। अच्छा, और ये मतलब किसी खरीदा था कहीं से? नहीं, वो EMI पे लिए थे, EMI महिंद्रा से। हाँ, और उसी दरमियान आपके शौहर फौत हो गए? हाँ, पहला ऐसा बने थे। हाँ, क्या दोनों गुजर जाने के कारण फिर जो है EMI किसी को घर किराए को दी थी, उन्होंने 2 महीने में भी चला लिए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया, बहुत फिर आ रहे थे। तो वापस ऑटो लेके फिर मैं तो ऑटो सीख के जो है यही ऑटो फिर मैं रनिंग करी। थोड़े दिन ETO में भी जॉब करी, ETO कंपनी में जॉब करी, सुपरवाइजर की नौकरी करी ETO कंपनी में, कैश कलेक्ट करने की।
फिर उसमें वो लोग लेडीज को सिखाने के उसमें डाले थे, या दारू सलाम में आई ग्राउंड में लेडीज को सिखाने का डाले, तो वो भी करी मैं। उसके बाद में वो लोग जो है अब हाल में ईटीओ कंपनी थोड़ा डूब रही थी, निकाल दिए लोग। निकल के फिर मैं ऑटो फील्ड में, जब से ऑटो में आपके अगर आप बताना चाहें तो अब शौहर को क्या हुआ था, उनका इंतकाल कैसे हुआ? हार्ट अटैक आके हुआ माँ, अचानक से? हाँ, अच्छे खासे आए थे काम से, खाना खा रहे थे, अचानक जो है उनको ठसका जैसा लगा और मैं दवाखाने को लेके गए थे, किस रास्ते में उन्होंने गुजर गए। इन 6 सालों में किसी दिन कमी महसूस हुई शौहर की? कभी लगा कि अगर वो होते तो इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती? हाँ हुई कमी तो, बहुत बार रो लेते थे उनको याद करके, या हमारे ऊपर भी किसी का हाथ कास के रहता उनका, उन्होंने जिंदा रहते, अच्छे बुरे में तकलीफ में उनको सुनाती थी, तभी उन्होंने मेरा ख्याल करते थे, दवाखाने को लेके जाते थे, करते थे, बच्चों को देख लेते थे उन्हें अच्छा, और बच्चे भी बाप के मोहब्बत से महरूम रहे और मैं भी। लेकिन गुजरने वाले वापस नहीं आते, ये दिल में हिम्मत ले लेके आगे बढ़ गई से। आज भी वही सोच के चलाते हैं कि अपना कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय, चलो चलना है, अपने को आगे बढ़ना है, ये सोच के आगे बढ़ते हैं हर दिन, ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। बाजी, आप हिजाब करती हैं ऑटो चलाते हुए, तो ये हिजाब क्या मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में? बहुत मायने रखता माँ, जो है हर किसी से अपने को बचाता हिजाब, और अपने मुसलमान की शान है हिजाब। आपकी पर्सनल चॉइस है या घर वालों ने ज़बरदस्ती की? नहीं, मेरी खुद की ख्वाहिश है हिजाब। हिजाब में अपन ऑटो चलाए तो अपने लिए भी सेफ्टी है और हर एक के लिए भी सेफ्टी है। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि आपका जो पूरा मजहबी शनाख्त है, इसे देखकर आपने जैसे बताया कि आपको टारगेट भी किया गया है, कुछ जो महिलाएं होती हैं वो आपके इस पहनावे को देख के बैठती नहीं है पीछे, तो आपको लगा नहीं कि उतार देते हैं क्या ही हो जाएगा? उनके लिए अपना हिजाब नहीं उतार सकते, उनको जाने दो, उन्होंने तो कोई और बैठते, लेकिन हिजाब को नहीं हटा सकते। कभी इसकी वजह से आपने कमज़ोर महसूस किया है अपने रिलीजन की वजह से, या आप जो हिजाब पहनती हैं उसकी वजह से? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ी, अल्लाह चाहे तो पढ़ूंगी भी नहीं। काफ़ी मुश्किल से मुश्किल हालात देख लिए, काफ़ी कुछ हो गया पिछले 6 सालों में, फिर भी आज आप डटी हुई हैं। बाजी, आप एक मिसाल साबित हो रही हैं आजकल की लड़कियों के लिए, तो मैं आपसे चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां भी आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं पहली बात तो मैं हर एक लड़की को या लेडीज को यही बोलूँगी कि वो पढ़ो और आगे अच्छा और पूरा पढ़ के कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिस ज्वाइन करे। और अगर जो लेडीज कोई मजबूरी के कारण अगर नहीं पढ़े करे तो भी उनको यहाँ वहाँ भटकने के बजाय कोई ऐसा काम करे। ऑटो फील्ड भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि ऑटो फील्ड में भी आ सकते, और ऑटो चलाने से हर चीज़ की इनकम से ज़्यादा इनकम है ऑटो लाइन में। वो किसी के घर में क्या है बर्तन धो के गालियाँ सुनना, धक्के खाने से बेटर है कि वो ऑटो लाइन में आ जाना, ऑटो सीखना, लाइसेंस निकालना और शान से चलाना। आजकल ऑटो भी चला सकते, कार भी चला रहे लड़कियां, रैपिडो, उबर, ओला सब चला रहे। तो ऐसा स्विगी में इसमें भी ऑटो फील्ड में अपन जा सकते। ऑटो ये नहीं है, डब्बा ऑटो भी है ना, और एक टैगो ऑटो, वो भी बहुत जने चला रहे, लेडीज एक वो भी चला दे। स्विगी में ड्रॉप करते हो लोग पीछे डब्बा ऑटो में जो है पूरे डाल लेके पार्सला जो है ना डालते लेके जाके लोगों के पास, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ऐसे लड़कियां अगर है मजबूर तो मैं बोल रही हूँ कि ऑटो सीख के वो लोग ऑटो फील्ड में आ जाना।
कोई एक ऐसी बात बाजी जिसने आपको पूरी जिंदगी में बहुत मोटिवेट किया हो? ऐसी बात तो आज तक कुछ भी नहीं हुई, बस मेरी हेल्थ को लेके जरा हमेशा रहती थोड़ी। और मैं नौकरी इतनी मेहनत से करी थी ईटीओ में कि कभी 1 रुपया इधर का उधर नहीं करी। हालांकि मेरे साथ के जो 3-4 बच्चे थे वो लोग 50-50 हज़ार डुबा दिए, लेकिन मैं कभी 1 रुपये का नुकसान नहीं करी। लेकिन बिना कोई वजह के एक सार थे, उन्होंने जरा बहुत ज्यादा चुप बातें करते रहते थे। तो मैं उनको एक बार बोली कि लेडीज को क्या है, ऐसा नहीं बातें करना सर, मैं इतना ईमानदारी से काम करती हूँ बोल के बोली थी। तो वो बात का गुस्सा रख के उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो वो बात से मेरे को थोड़ा एक टेंशन हुई थी मैं थोड़ा, बाकी तो कुछ भी नहीं है, खैर अच्छा ही हुआ। मैं अब इसमें ऑटो में तो मेरे को किसी की बातें भी सुनना नहीं पड़ता, सुकून से मैं काम कर सकती हूँ। चलिए, तो ये थी रुखसाना बाजी, जिनकी कहानी अभी आपने सुनी। जिंदगी कितना तोड़ सकती है किसी एक शख्स को, किसी एक इंसान को। आपका घर बार है, हंसी खुशी जिंदगी चल रही है, मगर किसी एक दिन महज एक 5 से 10 मिनट का अरसा, एक छोटी सी मौत की हिचकी और फिर शौहर फौत हो जाते हैं। उसके बाद आपके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। चाहे तो इन हालात से भागा जा सकता है, या फिर कई लोगों की तरह हाथ फैलाने का भी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, या फिर जो बुज़दिल करते हैं अक्सर मौत का रास्ता भी चुना जा सकता है। मगर इन तमाम चीज़ों से हार ना मानते हुए, एक मिसाल कायम करते हुए, एक नया इनकलाब बर्पा करते हुए रुखसाना बाजी ने इस ऑटो को अपनी ज़िंदगी बनाया, और इसी से वो अपने घर में अपने 2 बेटों का ख्याल रख रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं, अपने पूरे अहले खाना की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर ली है। और न जाने कितने मुश्किल हालात आए हों, मगर इसके बावजूद भी हर सुबह जैसे ही तुलुए आफताब होता है, उसके बाद एक नई उम्मीद के साथ बाजी फिर से सड़क पर निकल जाती हैं ऑटो के साथ। तो और रुखसाना बाजी इतनी मजबूत है कि उन्हें ना तो हमारे और आप जैसे किसी की भी ना उन्हें ज़रूरत है, ना हम उनके मयार तक कभी पहुंच सकते हैं, चाहे जो कुछ भी ज़िंदगी में किया जा सके। मगर इसके बावजूद भी बाजी की हौसला अफजाई के लिए, या फिर बतौर हदिया जो भी चीज़ हो सकती है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, मैं फिर से दोहरा दूं कि बाजी किसी की मोहताज नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप में एक खुद मुख्तार खातून है और अपना पूरा गुजर बसर वो खुद कर सकती हैं। मगर इसके बावजूद भी अगर आप बतौर हौसला अफजाई, एक एप्रिसिएशन के तौर पर, एक हदिये के तौर पर अगर आप बाजी को सुपुर्द भी करना चाहें कुछ अमाउंट, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर बाजी का नंबर भी आ रहा होगा, तो उसके ज़रिए से आप कुछ भी अपने ज़रिए से जो कुछ भी हो सकता है बतौर हौसला अफजाई आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कहानी मैं आज भी कह रहा हूँ कि कई सारी लड़कियों के घरों तक जो पहुँचने वाली है, वो एक नया इनकलाब इंशाल्लाह वो समाज में लाएगी। तो खैर, रुखसाना बाजी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, इस पर आपका क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, किसी नए मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।